Assalamu alaikum. I welcome you all in this beautiful session of mechanical properties of solids, and it's our lecture number 3. And आज की क्लास में हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को देखने वाले हैं. Let's begin with the session. पहली बात, why to study it? हमें क्यों ये पढ़ना है? देखिए जी, ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है when it comes to the engineering works. अगर हमारे पास एक मटेरियल ए है, लेट्स सपोज वी हैव एनी मटेरियल ए, हमें ये पता होना चाहिए कि इस मटेरियल की मैक्सिमम लोड, हम इस मटेरियल पे कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, सिग्मा और एप्सिलॉन में क्या रिलेशन है इसकी, कितना फोर्स करने पे इसका इलास्टिक लिमिट आ जाता है और इलास्टिक लिमिट के बाद इसके साथ क्या होता है. That all things need to be taken care of, and that things are taken care by this stress strain curve. हम कैसे इस कर्व को प्लॉट करते हैं? दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल कर्व. ये एक्सपेरिमेंट से हम प्लॉट करते हैं. आज की डेट में एक टेस्ट होता है मटेरियल्स का, दैट्स कॉल्ड एज टेंसाइल और टेंशन टेस्ट. ओके, उसमें हम एक स्पेसमैन लेते हैं किसी भी मटेरियल का जिसमें हमें टेस्ट करना हो. इस स्पेसमैन को डॉग बोन टाइप स्पेसमैन में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, इस पे 2 पॉइंट्स को मार्क किया जाता है और उसकी लेंथ को मेजर किया जाता है. दिस लेंथ इज कॉल्ड एज गेज लेंथ. और इसके एरिया को हम मेजर करते हैं. ठीक, उसके बाद इस सैंपल पे इस सैंपल को एक मशीन में डाला जाता है, जिस मशीन को यूटीएम बोला जाता है. यूटीएम काम करती है, यूटीएम इस सैंपल पे टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई करती है. ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टेंसाइल फोर्सेस. फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द सैंपल, यूटीएम में हमने ये डाला, यूटीएम के पास 2 ग्रिपर्स होते हैं, वो इस सैंपल को ग्रिप करती है और इस पे टेंसाइल फोर्स लगाना स्टार्ट कर देती है. फॉर एन एग्जाम्पल, पहले 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता है. एक टाइम पे ये मटेरियल फेल होता है और उस सारी रीडिंग से हम एक कर्व प्लॉट करते हैं बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ओके डियर, उसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं. अगर हम एक टिपिकल मेटल की बात करें तो हमारे पास कर्व कुछ इस तरीके का आ जाता है. Let's suppose this is our stress and this is our strain. Let's suppose this is our point O, this is our point A, this is our point B, this is our point D, and this is the point F. Okay? आप देखना जरा, अगर हम इस वाले रीजन की बात करेंगे, क्या इस वाले रीजन में हमारे पास, अगर हम ओ ए रीजन की बात करेंगे तो इस वाले में सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, दैट्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ठीक है, मतलब कि हुक्स लॉ फॉलो होता है और पॉइंट ए को हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बोलते हैं. ठीक है, इस रीजन में अगर हम किसी भी मटेरियल पे फोर्स लगाएंगे, उसमें इलोंगेशन होगी, उसमें स्ट्रेन आएगा, लेकिन जैसे ही हम फोर्स को रिलीज करेंगे, मटेरियल या बॉडी हमें अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी. क्या आपको बात समझ में आ रही है?
दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक रीजन। अच्छा, इतना ही इलास्टिक रीजन में और थोड़ा सा है। अच्छा, अगर हम इस लिमिट से एक्सीड कर जाए टू द पॉइंट बी, टू द पॉइंट बी, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रहती है। फ्रॉम ए टू बी इसमें प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रहती है, नो प्रोपोर्शनैलिटी, नो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रहती है, लेकिन इस में भी अगर हम फोर्स को रिलीज करें, मटेरियल अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है, अपने इनिशियल शेप में वापस आ जाता है। इस पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। चलिए इस साइड से मैं लिख देता हूं, इलास्टिक लिमिट। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज इलास्टिक रीजन, और इस रीजन को हम इलास्टिक रीजन के नाम से बोलते हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं दूसरी स्लाइड पे आऊंगा जहां पे मैंने इसको प्लान किया था, देखिए जरा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर पॉइंट ओ, दिस इज आवर पॉइंट ए, दिस इज आवर पॉइंट बी, दिस इज आवर पॉइंट डी, और एंड दिस इज आवर पॉइंट एफ। ठीक है, दिस इज द लास्ट, यहाँ वो रीजन, वो लाइन जहां पे हमारे पास हुक्स लॉ वैलिड रहता है। अगर हम इसका थीटा ले तो टेन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जो कि बराबर है यंग्स मॉड्यूलस के। यानी कि हम एक मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस भी यहीं से निकालते हैं। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक। और मैंने आपको बोला कि ये पॉइंट, जो ये पॉइंट ए है यहां पे, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। और उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है, दिस इज पॉइंट बी, को मैं ब्लैक से शो करता हूं, दिस इज पॉइंट बी एंड आई कॉल्ड इट एज इलास्टिक लिमिट। यहां तक हमारी इलास्टिसिटी बरकरार रहती है कि बॉडी को खींचो, बॉडी वापस आएगी। आफ्टर वी आर क्रॉसिंग पॉइंट बी, जब ही हमने पॉइंट बी को क्रॉस किया, अब परमानेंट डिफॉर्मेशन बॉडी में आना स्टार्ट हो गई। जितना हम इसमें अब डिफॉर्मेशन करेंगे, उस बॉडी में अब डिफॉर्मेशन आएगी, उस बॉडी में अब परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? चलिए, दिस जोन, जो ये वाला रीजन है अपना, दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन। और इसके साथ जो हमारा सिट्रस, कॉरस्पॉन्डिंग सिट्रस टू द इलास्टिक पॉइंट इज कॉल्ड एज सिग्मा वाई, जिसको हम यील्ड सिट्रस, सिट्रस कहते हैं, जिसको हम यील्ड सिट्रस कहते हैं। गॉट माय पॉइंट? द कॉरस्पॉन्डिंग सिट्रस to the point B. What's point B? Point B is the elastic limit of a body, of a material. उसको हम yield stress के नाम से बोलते हैं। अब अगर हम yield stress या अगर हम yield stress से ऊपर चले जाएं, यानी कि हमने अब बॉडी में yield stress से ऊपर स्ट्रेस देना स्टार्ट कर दिया, बॉडी एक जोन में आ जाती है जहां पे बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है, बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। एंड दिस जोन इज कॉल्ड एज इलास्टिक जोन, प्लास्टिक जोन, प्लास्टिक जोन। इस रीजन को हम प्लास्टिक रीजन या प्लास्टिक जोन की, चलिए रीजन ही लिख देते हैं हम, प्लास्टिक रीजन के नाम से बोलते हैं। अगर अब हमने बॉडी में फोर्सेस को रिलीज कर दिया, लेकिन बॉडी में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगी, परमानेंट एलोंगेशन आ जाएगी। ठीक है, एंड दैट परमानेंट कैन बी गिवन बाय दिस लाइन। ओके डियर, लेकिन इस रीजन में एक खतरनाक सा फिनोमेना होता है, बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाती है। अगर आप देखेंगे यहां पे इलास्टिक लिमिट से ये बॉडी ऊपर चली गई है, अब इसमें हम सिट्रस और दे सकते थे या दे सकते हैं, जहां पे हम एक पॉइंट पे पहुंचे जिसका नाम हमने डी रखा, एंड डी कॉरस्पॉन्ड्स द मैक्सिमम सिट्रस which a body can bear, and that is called as sigma u, that's ultimate stress, ultimate stress।
और अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद अगर आप थोड़ा सा ही स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे, बॉडी में बहुत सारी डिफॉर्मेशन आ जाएगी और बॉडी अल्टीमेटली ब्रेक हो जाएगी। दिस इज द पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट एफ। फ्रैक्चर पॉइंट एफ, दिस इज बेसिकली द क्रैक propagation. दिस इज द क्रैक प्रोपगेशन रीजन, या इसमें हम इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। इसको असल में नाम है इट्स कॉल्ड एज नेकिंग। दिस रीजन इज कॉल्ड एज नेकिंग रीजन, जहां पे बॉडी में नेकिंग आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस रीजन में क्रैक्स प्रोपगेट होते हैं। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो क्रैक्स बनते हैं बॉडी में, उसके बाद क्रैक्स प्रोपगेट करते हैं। अगर आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप एक पेपर को लीजिए, पेपर को दो तरफ से खींचिए, इट्स टफ, इट इज हार्ड टू, पेपर को फाड़ना हार्ड हो जाएगा। अगर आप उसमें छोटा सा क्रैक देंगे फिर खींचेंगे, एंड देन इट विल बिकम इजी बिकॉज द क्रैक हैज इज प्रोपगेटिंग। गॉट माय पॉइंट? मैंने अपने पॉइंट्स को बहुत क्लियर किया। मैंने बोला कि पॉइंट ओ से ए तक हम अगर हम इस रीजन में देखेंगे, इसमें ये इलास्टिक रीजन है, या पॉइंट ओ से बी तक ये इलास्टिक रीजन है, और ओ से ए तक हमारे पास हुक्स लॉ वैलिड है। अगर मैं इसका थोड़ा सा आपके लिए लिख दूं, ओ से ए तक हुक्स लॉ वैलिड है। ओके, और उसके बाद ए से बी तक प्रोपोर्शनैलिटी खत्म, नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके बाद बी से डी तक हमारे पास प्लास्टिक रीजन आ जाता है या परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। परमानेंट डिफॉर्मेशन। उसके बाद डी से लेकर एफ तक ये जोन है नेकिंग का, जहां पे क्रैक्स प्रोपगेट होते हैं, और फाइनल पॉइंट एफ इज द फेलियर। लेकिन इतना हम इंजीनियरिंग में नहीं जाते, फेल होने तक, नो, फेल होने तक हम नहीं जाते। ठीक है, हम इलास्टिक लिमिट में ही रहते हैं, इलास्टिक जोन्स में ही, अल्टीमेट स्ट्रेंथ या सिग्मा यील्ड तक हम मैक्सिमम जाते हैं। तो सिंपल सी एक बात है, ये सिंपल सा है। तो क्या आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिला कि ये हमें क्या दिखाता है, ये कर्व, इसमें कितने जोन्स होते हैं? प्लास्टिक जोन आपको समझ में आया? प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन वो रीजन है जहां पे अगर हम लोड दे तो लोड से जो डिफॉर्मेशन आएगी तो उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आती है ना। फिर उसके बाद नेकिंग, नेकिंग में क्रैक्स बेसिकली प्रोपगेट होते हैं। तो अल्टीमेटली हम मैक्सिमम जो स्ट्रेस एक बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स सिग्मा अल्टीमेट स्ट्रेस इतना हो सकता है। और इस जोन में बॉडी की एक खासियत हो जाती है, इस जोन में अगर मैं इस जोन की बात करूंगा, बॉडी में स्ट्रेंथनिंग आ जाती है, बॉडी हार्ड हो जाती है। क्योंकि देखिए, इस यहां तक जब बॉडी आई, यहां तक जब बॉडी आई तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, फिर उसके बाद नॉन प्रोपोर्शनल जोन में चली गई, और उसके बाद ये वाला जो जोन है, यहाँ पे अब्रप्टली आप स्ट्रेस जितना इंक्रीज कर रहे हो, परमानेंट डिफॉर्मेशन बॉडी में आ रही है, लेकिन बॉडी टूट नहीं रही है। और उसके बाद एक पॉइंट आ रहा है दैट्स कॉल्ड डी पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद अगर आप थोड़ा सा बॉडी में स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो वो टूट जाएगी। चलिए जी, देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। इलास्टिक लिमिट जो कि हमने पहले से ही डिस्कस किया था, दैट्स पॉइंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू विच मटेरियल शोज इलास्टिसिटी, जहां तक मटेरियल इलास्टिसिटी दिखाए वहां तक, या यील्ड पॉइंट मैक्सिमम स्ट्रेस और फोर्स पर यूनिट एरिया विद इन अ सॉलिड मटेरियल दैट कैन राइज बिफोर द ऑनसेट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन से पहले पहले जितना भी हम जो पॉइंट आएगा वो आपका यील्ड पॉइंट बन जाएगा ना, या यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग द यील्ड, ये वाला जो हमारे पास, दैट्स कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए देखिए जी, यहां पे एक थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं। हमने बचपन से पढ़ा है डक्टाइल मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल्स, मेलेबल मटेरियल, ठीक है, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा रिलेट करना चाहता हूं किसके साथ, इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के साथ। देखिए जरा,
अगर मैं ब्रिटल मटेरियल की बात करूंगा, देखिए ब्रिटल मटेरियल में असल में होता क्या है, ब्रिटल मटेरियल में अगर हमारे पास एक ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल में इलास्टिक जोन आएगा, इलास्टिक जोन के बाद वो तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत टूटेगा, यानी कि इसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ का जो पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट है उसमें गैप बहुत कम हो जाएगी, फ्रैक्चर पॉइंट की जो गैप है उसमें बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और ब्रिटल डक्टाइल मटेरियल में हमने देखा कि इसमें अच्छी खासी गैप रहती है ना, डी और एफ के दरमियान। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत पहले पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसमें इफ किसी एग्जाम में पूछा गया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जाम, if in a stress strain curve ultimate tensile strength and the fracture point is very close, then the material is brittle material. Okay, सिंपल सा है, 4 नंबर का है ना। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि मेंस में पूछा गया है, जेई मेंस में, पूछा गया है। स्ट्रेस स्ट्रेन पे है, हम जो क्वेश्चंस लेंगे वो हम प्रैक्टिस सेशन में लेंगे। इस पे थेरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और ग्राफिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मैंने एक सेशन प्लान किया है, इट विल बी ऑन प्रोबेबली ऑन, आई विल अपलोड इट ऑन संडे, सैटरडे और संडे, आई विल अनाउंस द डेट्स, जिसमें मैं लगभग पिछले 5-6 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लूंगा। इट विल बी अबाउट 20 to 25 क्वेश्चंस में उसमें लूंगा, जो हमारे पास प्रैक्टिस सेशन रहेगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है एज वी आर कंसिडरिंग द थ्योरी। और एक टॉपिक इसमें बैठता है, दैट्स एप्लीकेशन पार्ट, वो उसको भी हम उसी लेक्चर में लेंगे। एक 1-1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा, उसको आप जरूर अटेंड कीजिए, इट विल बेनिफिट यू। चलिए जी, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए पेंडुलम made up of a pendulum made up of uniform wire of cross section A has a time period t. Okay, when an additional mass m is added to its bob, the time period changes to t subscript m. Okay, if the Young's modulus of the material is y, then it's 1 upon y, not y, it's 1 upon y. 1 upon y is equal to g is the acceleration due to gravity. क्या आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आया? हमने एक वायर लिया है, ठीक है बेटे, लेट्स सपोज दिस इज आवर वायर, इसको हमने पेंडुलम बनाया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है, ठीक ठीक है जनाब, और इसका जो टाइम पीरियड है, इनिशियल टाइम पीरियड, दैट्स टी, और टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हमें याद ही होगा, 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी, है ना। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी। ये हमारा पहला केस है। अब दूसरे केस में इन्होंने इस पे मास को ऐड किया है, एम मास को ऐड किया है। अब अगर मैं इस पे मास को यहां पे ऐड कर दूं एम मास, तो ये मास इस पे क्या करेगा, मास पे लगाएगा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट इसका नीचे आ जाएगा, दैट्स योर सॉरी एम जी। ओके, एम जी, एम जी फोर्स जब लगा तो क्या इसमें इलोंगेशन आ जाएगी? अगर पहले इसकी लेंथ एल थी तो क्या अब लेंथ एल प्लस डेल्टा एल आ गई? तो फिलहाल तो हमें ये डेल्टा एल निकालना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम इस पर टाइम पीरियड लिख ले, एस टी एम इज इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ, अब एल इसका चेंज हो गया है ना, एल प्लस डेल्टा एल बाई जी। ठीक है, हमने हुक्स लॉ पढ़ा था कि सिग्मा इज इक्वल टू गामा एप्सिलॉन, दैट्स फोर्स के बदले एम जी बाय एरिया इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल ओवर एल। तो मैं लिख सकता हूं एम जी बाय ए गामा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल, और वी कैन राइट डेल्टा एल इज इक्वल टू एम जी एल बाय ए गामा। ठीक है यहां तक? तो मैं इसको पुट कर देता हूं टीएम में, लेट मी एड अ स्लाइड हियर। Then I can write Tm
is equal to 2 pi by under root of L plus delta L के बदले that's mgl by a gamma whole divided by g whole divided by g। ठीक है बेटे, यहां तक। इसको मैं 2 नाम रख देता हूं। इफ वी डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, अगर हम पहले को दूसरे से या दूसरे को पहले से डिवाइड कर दे, इफ वी डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, हमें क्या मिलेगा? tm बाय t इज इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ l प्लस mgl बाय होल डिवाइड बाय g। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ l ओवर g। अगर आप देखोगे ये और ये कटा, squaring both the sides we will get tm by t whole square is equal to l plus mgl whole divided by g divided by l by g। okay dear, तो यहां पे मैं लाइन डाल देता हूं। तो मैं लिख सकता हूं tm बाय t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल कॉमन, तो एल के साथ कैंसल, दैट्स 1 प्लस m g, जी भी कैंसिल है ना। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमारा ए बाई गामा रह जाता था, सॉरी, दैट्स एम जी एल बाई ए गामा, तो यहाँ पे हमारा रहा ए बाई गामा। ठीक है, यहाँ तक। देन आई विल शिफ्ट वन, आई कैन राइट इट एज एम जी बाई ए गामा इज इक्वल टू टी एम बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देन आई कैन राइट इट एज gamma is 1 upon gamma is equal to a by mg into tm by t का whole square minus 1। This is the answer of this question। और इसमें 4 ऑप्शंस वहीं से दिए गए थे। Let me check its answer first। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, और इसमें जो ऑप्शंस दिए थे हमारे पास, इसमें जो ऑप्शंस थे दे वेर 1 upon, यू कैन चेक इट, you can check it also or I will share it। It was the question of JEE Mains 2015 JEE Mains। okay, इसमें कंसेप्ट ये था कि जब हमने इसमें लोड लगाया, एडिशनल लोड, उसके साथ एलोंगेशन हुई, तो उस वजह से क्या हो गया। ठीक है, चलिए जी, we will be discussing about the potential energy stored in a stretched wire। For example, this is our wire, okay, and I am applying a force P onto this wire। और मैंने इस वायर पे फोर्स अप्लाई किया P। by that, let's say there is a change in length, there is a change in length, if the initial length was L, then the final length is L plus delta L, and the change here we have delta L। then I can write the work done against the resistive force is equal to integral 0 to delta L P dx। okay, now I can write P by A is equal to gamma delta L over L, है ना। then I can write P is equal to gamma delta A over L। so put P is equal to gamma delta L over L in this equation। देखिए, अगर यहाँ पे डेल्टा एल हमने चेंज किया तो हम इसको भी डेल्टा एल ही लिख देते हैं ना, तो सिंपल सा हो जाएगा।
और कुछ भी नहीं। पी, ठीक है, पी के बदले वाई डेल्टा एल ओवर एल इंटू डी डेल्टा एल, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू डेल्टा एल डब्ल्यू। तो डब्ल्यू में लिख सकता हूं, के साथ ए भी है, तो गामा ए ओवर एल इंटू डेल्टा एल by 2 from 0 to delta L. Okay, so I can write it as W is equal to gamma A by L into delta L by 2. Okay, ठीक है, यहां तक ठीक है। स्क्वायर हियर, सॉरी, स्क्वायर हियर। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि W इज इक्वल टू, अगर मैं इससे एक लूं, इससे एक ही लूं, तो मैं लिख सकता हूं गामा, तो डेल्टा एल बाय एल इज ओवर एप्सिलॉन, दैट्स ओवर एप्सिलॉन, और ए डेल्टा एल इज द वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और मैं वॉल्यूम को यहां पे शिफ्ट कर दूं, देन आई कैन राइट W बाई V इज इक्वल टू 1/2 गामा एप्सिलॉन। This is the potential energy stored per unit volume. Oh, sorry, it's out of the frame, I feel. Let me shift it here. Okay, now this is the easiest thing you can do. This is not so tough. This is the potential energy stored per unit volume, and I can write it here as W by V is equal to 1/2 gamma times epsilon. Okay, and you can replace it by U. इसी सेम पे एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले, 1980s में कुछ आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर दे दीजिए, ठीक है। हमारा जो एक कॉन्सेप्ट रहता था पिछले लेक्चर से, दैट्स आवर पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो में हमने जब नॉर्मल स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेन को डिफाइन किया था, तो वहां पे मैंने आपको सीधा ही बोल दिया था डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। बट नॉर्मल स्ट्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, वन इज कॉल्ड एज longitudinal strain and another is called as lateral strain, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेन में क्या होता है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास अगर ये रॉड है, इस रॉड को हमने दो तरफ से फोर्स अप्लाई किया, दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस रॉड में लेंथ चेंज होगी, ठीक है। लेंथ चेंज होने से देखिए जरा, जब इसमें लेंथ चेंज होगी तो एट द सेम टाइम इसका जो डायमीटर होगा, इनिशियल डायमीटर, लेट्स से इफ इट इज डी, नाउ इसमें डायमीटर में भी चेंज आएगा। लेट्स सपोज दिस इज डी, this was d initial and this is d final, and delta d is equal to d final minus d initial, है ना। जब खींचेगी तो डायमीटर में चेंज आएगा, डायमीटर कम हो जाएगा, ठीक है। एंड डेल एल प्लस डेल्टा एल। सो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे, दैट्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे भी ये कंसेप्ट है, लेकिन एट दिस स्टेज हमें इसमें ज्यादा नहीं जाना है, तो ये वाली एक्सिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मान के चलिए, है ना। तो द स्ट्रेन व्हिच इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एंड आई कैन राइट डेल्टा एल ओवर एल, ओके। And the strain which is perpendicular to the longitudinal axis, we can write it as delta d over d, okay. Now experimentally it is found that longitudinal strain is directly proportional to lateral strain, and if we will remove the proportionality constant, हम proportionality को हटा के proportionality constant लाके हम ये लिख सकते हैं, this is called lateral strain, L lateral LATER, lateral strain divided by longitudinal, और इस चीज को हम पॉइजन्स रेशो के नाम से जानते हैं। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई?
इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे पास सिर्फ बचता है इसका एप्लीकेशन पार्ट, जिसमें सिर्फ हमें एक ही केस को देखना है। ऑन संडे हम इसमें प्रैक्टिस सेशन अपलोड करेंगे, उस प्रैक्टिस सेशन में आप आइए, इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। चलिए जी, थैंक यू।